एवरीवन, आज हमारी इंडियन ज्योग्राफी की नेक्स्ट क्लास है। कल की क्लास में हमने देखा था कि मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी को हमने पढ़ा था। जैसे कि हमने मध्य हिमालय में कुछ पर्वत श्रेणी को पढ़ा, जैसे पीर पंजाल श्रेणी, धौलधर श्रेणी, ऐसी कुछ हमने पर्वत श्रेणियां पढ़ी। और हमने पढ़ा कि मध्य हिमालय व शिवालिक श्रेणी के बीच हमने कुछ दर्रे भी पढ़े। और कल की क्लास में हमने शिवालिक श्रेणी को भी कंप्लीट कर लिया था। तो आज हमारे एक नया टॉपिक आता है पूर्वांचल हिमालय, जो कि एक भौतिक प्रदेश का लास्ट टॉपिक है, यानी उत्तरी पूर्वोत्तर प्रदेश का आपका लास्ट टॉपिक है। इसके बाद में आपका एक भौतिक प्रदेश है जो कि कंप्लीट हो जाएगा। अब आप आज की क्लास में एक नई हेडिंग डालिए, पूर्वांचल हिमालय। नाम से पता चल रहा है कि ये भारत के पूर्वी राज्यों में स्थित है। पूर्वी राज्य कौन कौन से होते हैं, जैसे कि अरुणाचल प्रदेश, त्रिपुरा, मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, असम, इन राज्यों में जो कि आपका पूर्वांचल हिमालय स्थित है। तो एक बार हम रफली डायग्राम बनाते हैं, यानी हम इंडिया का मैप बनाते हैं। तो चलिए देखते हैं। आपको रफली डायग्राम बनाना है। ये जो है कि आपका जो कि इंडिया का जो कि रफली डायग्राम। अब इसके अंदर हम देखते हैं कि भारत का जो पूर्वांचल हिमालय है वो कौन कौन से राज्यों में स्थित है। जैसे कि यहाँ आपका अरुणाचल प्रदेश हो गया, असम, यहाँ पे आपका जो कि बांग्लादेश है, इसके पास में त्रिपुरा, जो कि मिजोरम, मणिपुर, नागालैंड, इन क्षेत्रों में जो कि आपके ये जो कि पूर्वांचल हिमालय स्थित है। अब हम देखते हैं कि इन पूर्वांचल हिमालय में जो कि हिल्स है, यानी प्रमुख हिल्स है, वो कौन कौन सी है। हमारी पहली हिल्स आती है, हेडिंग डालिए त्रिपुरा हिल्स। नाम से पता चल रहा है आपको जो कि त्रिपुरा में है, तो आप पहली हेडिंग डालिए त्रिपुरा हिल्स। त्रिपुरा हिल्स जो कि त्रिपुरा में, इसमें समझने जैसी कोई बात नहीं है क्योंकि ये सिर्फ त्रिपुरा में है। ये आपके बांग्लादेश के जो कि त्रिपुरा के चारों ओर बांग्लादेश आता है, तो यानी ये त्रिपुरा में है, त्रिपुरा हिल्स। अगली हिल्स आती है आपकी मिजो हिल्स। मिजो हिल्स नाम से पता चल रहा है जो कि मिजोरम में, लेकिन इसका एक और नाम है जिसे हम कहते हैं लुसाई हिल्स। इस नाम से ज़्यादातर प्रश्न पूछे जाते हैं, जिसका नाम है लुसाई हिल्स। लुसाई हिल्स जो कि आपके मिजोरम में है। आप ये याद करके बैठ जाओगे कि मिजो हिल्स जो कि मिजोरम में है, लेकिन ज़्यादातर प्रश्न है जो कि लुसाई हिल्स से पूछे जाते हैं। अब हमारी अगली हिल्स आती है जिसे हम कहते हैं मणिपुर हिल्स। ज़्यादातर हिल्स है जो कि राज्य के नाम से ही है, लेकिन इसी का एक नाम और है जिसे हम कहते हैं लैमटॉम हिल्स। लैमटॉम हिल्स, लैमटॉम टोल हिल्स है आपकी, जो कि आपके कहाँ है, मणिपुर में है। अब आपकी ये तीन प्रमुख हिल्स हो गई, जैसे कि त्रिपुरा हिल्स जो कि त्रिपुरा में है, नाम से पता चल रहा है। मिजोरम हिल्स या लुसाई हिल्स जो कि मिजोरम में है। मणिपुर हिल्स या लैमटोल हिल्स जो कि मणिपुर में है। अब हम देखते हैं कि ये मणिपुर है जो कि ये 90% क्षेत्र है, ये पर्वतीय है, क्योंकि हमने देखा कि मणिपुर है जो कि पूरा का पूरा पूर्वांचल हिमालय में स्थित है। जो कि मणिपुर है जो कि 90% क्षेत्र जो कि ये पर्वतीय क्षेत्र है। अब आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की जो कि कैपिटल है वो कौन सी है, क्योंकि मैंने आपको पहली क्लास में ही बताया था कि ये जो कि इंडिया के जो कि 29 राज्य हैं, उनको आपके राज्य व कैपिटल आपको याद होनी चाहिए। और हमने केंद्र शासित प्रदेश को तो एकदम विस्तार से समझा था। अब आपको पता होना चाहिए कि मणिपुर की राजधानी कौन सी है, इम्फाल। और हमारी पहली लाइन आप लिखो कि मणिपुर है जो कि 90% पर्वतीय क्षेत्र है, पर्वतीय क्षेत्र है। लेकिन मणिपुर की राजधानी कैपिटल यानी इम्फाल जो कि एक सरोवरीय क्षेत्र है, ये एक 90% में 10% आपकी इम्फाल आ जाती है। तो अगला टॉपिक लिखिए आप, मणिपुर की राजधानी इम्फाल है
जो एक सरोवरीय क्षेत्र है। सरोवरीय क्षेत्र आप सब जानते हो कि यानी कि इसमें पानी है, इसमें पानी है, तो इसमें पानी में एक झील स्थित है जिसे हम कहते हैं लोकटक झील। लोकटक झील है। लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं, जैसे कि लोकटक झील में जैसे चिकनी मिट्टी पाई जाती है, चिकनी मिट्टी जो पत्तों के साथ जुड़ के एक मतलब छोटे छोटे द्वीप बना लेती है, यानी इस लोकटक झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिन्हें हम फूमडी कहते हैं। इन तैरते हुए द्वीपों में से एक द्वीप ऐसा भी है जिस पर राष्ट्रीय उद्यान है, जिसे हम कहते हैं केबुल राष्ट्रीय उद्यान, जो कि विश्व का एकमात्र तैरता हुआ द्वीप है। क्यों? क्योंकि ये द्वीप में स्थित है। राष्ट्रीय उद्यान जो कि द्वीप पर स्थित है, जो कि विश्व का एकमात्र द्वीप है जो कि तैरता हुआ रहता है। अब ये सब लाइनें हम यहाँ पे लिखने वाले हैं। तो अगले लिखो कि इस क्षेत्र में लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक झील पाई जाती है। लोकटक झील से एक बात और देख लो कि उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे पानी की सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। अब मैंने मीठे पानी की प्राकृतिक झील नाम याद लिया, तो आपको ये भी याद होना चाहिए कि उत्तर भारत की मीठे पानी की प्राकृतिक झील कौन सी है, क्योंकि ये सब हमने पढ़ लिया है। अब आपको ये याद होना चाहिए, आपके दिमाग में आना चाहिए। तो लोकटक झील पाई जाती है, उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे पानी की झील है। उत्तरी पूर्वी भारत की मीठे पानी की प्राकृतिक झील है, सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है ये। सबसे बड़ी प्राकृतिक झील है। प्राकृतिक झील है, इसमें तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे फूमडी कहते हैं। तो ये लाइन भी आप ऐड करो कि इस झील में तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं। पाए जाते हैं जिसे फूमडी कहते हैं। तैरते हुए द्वीप पाए जाते हैं जिसे फूमडी कहते हैं, यानी इस लोकटक झील में बहुत सारे द्वीप पाए जाते हैं। एक द्वीप ऐसा भी है जहाँ पर राष्ट्रीय उद्यान, जिस द्वीप पर राष्ट्रीय उद्यान जिसे कहते हैं केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान। ये सब मैंने अभी बताया आपको कि ये विश्व का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है जो तैरता हुआ रहता है। तो ये लाइन आप सब ऐड करो। ये एक बार आप लिख लो, हम इतना ही मिटाएंगे कि इस झील में, नेक्स्ट लाइन को, इस झील में केबुल लामजाओ, केबुल लामजाओ केबुल लामजाओ राष्ट्रीय उद्यान पाया जाता है। राष्ट्रीय अभ्यारण्य अभ्यारण्य जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य है, जो विश्व का एकमात्र तैरता हुआ राष्ट्रीय अभ्यारण्य। राष्ट्रीय अभ्यारण्य। अब हर एक अभ्यारण्य में एक पशु है जो कि प्रसिद्ध होता ही होता है। उसी प्रकार केबुल राष्ट्रीय उद्यान में हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है जिसे हम कहते हैं सगाई। सगाई नहीं, संगाई, जो कि
डांसिंग डियर भी कहते हैं, जो कि संगाई है वो इसे नाचने वाला हिरण भी कहते हैं, यानी इसे डांसिंग डियर कहते हैं, वो बादल बरसों वाली फीलिंग लेता है। अब देखते हैं कि किसी भी राज्य में कोई चीज़ फेमस हो उसे राष्ट्रीय चीज़ घोषित किया जाता है। जैसे मान लो राज्य में कोई मिठाई प्रसिद्ध हो तो उसे राष्ट्रीय मिठाई का दर्जा दे दिया जाता है। उसी प्रकार इस मणिपुर में ये जो कि डांसिंग डियर यानी सगाई है, ये बड़ी प्रसिद्ध पशु है, तो इसे राष्ट्रीय पशु भी घोषित कर दिया गया है। किसे? संगाई को, जिसे हम डांसिंग डियर भी कहते हैं। तो ये लाइन भी आप ऐड करो कि इस अभ्यारण्य में हिरण की एक प्रजाति पाई जाती है। हिरण की एक प्रजाति संगाई पाई जाती है। कोई इसे सगाई मत बोल देना, संगाई पाई जाती है, जिसे नाचने वाला हिरण भी कहते हैं। जिसे नाचने वाला हिरण भी कहते हैं। हिरण भी कहते हैं। तो इस जो कि संगाई है इसे राष्ट्रीय पशु का भी दर्जा दिया गया। कौन से जो कि जिले राज्य में? मणिपुर में। तो आप ये भी लिखो, आप नोट लगा के लिख सकते हो कि मणिपुर का राष्ट्रीय पशु है वो संगाई है। तो ये हो गया हमारी मणिपुर या लैमटोम हिल्स। अगली हम देखते हैं कि नागालैंड की नागा हिल्स। अगली हेडिंग डालिए, ये आपने लिख लिया होगा। अगली आती है नागालैंड, यानी नागालैंड की हिल्स है, जिसे हम नागा हिल्स भी कहते हैं। नाम से पता चल रहा है कि नागालैंड में। चौथी हो गई आपकी, जिसे हम कहते हैं नागा हिल्स। नाम से पता चल रहा है नागालैंड में। नाम से पता चल रहा है नागालैंड में। नागालैंड आप सभी को पता है, नागालैंड जो कि म्यांमार और नागालैंड एकदम चिपते हैं, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है नागालैंड है। तो नागालैंड है, नागालैंड और म्यांमार के बीच ये सीमा बनाने वाला भी कार्य करता है। कौन? नागा हिल्स। तो ये आप लाइन लिखो कि नागा हिल्स नागालैंड व म्यांमार के मध्य सीमा भी बनाता है। नागा हिल्स नागालैंड व म्यांमार के मध्य सीमा भी बनाता है। के मध्य सीमा भी बनाता है। अब आपको पता है कि हर एक जो कि पर्वत श्रेणी है उसकी एक प्रमुख चोटी है, वो जरूर होती है। यानी प्रमुख चोटी कौन सी होती है? जो उसमें सबसे बड़ी हो। उसी प्रकार नागा हिल्स में जो कि सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, जिसे हम कहते हैं सारामती, यानी इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी, इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है सारामती। ये हो गई हमारी नागालैंड की नागा हिल्स। अब आते हैं हम अगली पर्वत श्रेणी 5वीं। ये सब मिटा देते हैं, आपने लिख लिया होगा। नागा हिल्स हमारी हो गई। अगली आपकी 5वीं पर्वत श्रेणी आती है। 5वीं पर्वत श्रेणी आती है पटकोई ब्रूम। अगली हमारी 5वीं पर्वत श्रेणी आती है पटकोई ब्रूम। आप हेडिंग डालिए, अगली 5वीं है पटकोई ब्रूम।
ये हमारी कौन कौन से राज्य में आपके, ये एक तो अरुणाचल प्रदेश में, एक नागालैंड में और एक आपके अंतर्राष्ट्रीय जो कि म्यांमार में है। एक बार मैप के हिसाब से देख लेते हैं। ये आपका जो कि ये यहाँ पे आपका जो कि अरुणाचल प्रदेश है, यहाँ पे नागालैंड है और यहाँ पे आपका म्यांमार है। पटकोई ब्रूम का अधिकांश भाग है जो कि अरुणाचल प्रदेश में है और कुछ भाग इसका नागालैंड में भी है और कुछ भाग इसका म्यांमार में भी है। यानी ये पटकोई ब्रूम है, ये अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है किसके साथ, भारत और म्यांमार के साथ। अब आपको ये भी याद आना चाहिए कि भारत और चीन के साथ कौन सी पहाड़ी अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है, क्योंकि हमने ये पढ़ लिया है। अब आपको याद आ रहा है तो आप पढ़ाई कर रहे हो, अगर आपको याद नहीं आ रहा है तो आपको पढ़ने की जरूरत है। तो देखते हैं, इसको लिख भी लेते हैं हम। यानी इसका विस्तार है जो कि अरुणाचल प्रदेश में इसका अधिकांश भाग है, नागालैंड और म्यांमार में ये विस्तृत है। यह हिल्स अरुणाचल प्रदेश में, अरुणाचल प्रदेश में इसका ज्यादा हिस्सा है और अरुणाचल प्रदेश नागालैंड में और म्यांमार में विस्तृत है। म्यांमार में विस्तृत है ये भारत और म्यांमार के साथ अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। यह म्यांमार व भारत के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है, के मध्य अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाता है। तो ये हो गई हमारी पटकोई ब्रूम। अगली नेक्स्ट आती है हमारी बरेल श्रेणी, वो देखते हैं वो कौन कौन से राज्य में है। तो आपकी ये छठी हो गई बरेल श्रेणी। ये भी आपके 3 राज्य में स्थित है। कौन कौन से, पहला है नागालैंड, आपका कॉमन है, नागालैंड में, असम में और आपके मणिपुर में है। ये नागालैंड और मणिपुर के मध्य जो कि राज्य सीमा बनाता है। तो आप ये भी लिखो कि यह असम में, इसका कुछ भाग असम में भी है और नागालैंड में और यह मणिपुर में स्थित है। मणिपुर में स्थित है। ये मणिपुर नागालैंड व मणिपुर के मध्य राज्य सीमा बनाता है। यह मणिपुर है नागालैंड के मध्य राज्य सीमा बनाता है, राज्य सीमा बनाता है। तो ये हो गई हमारी जो कि पूर्वांचल हिमालय की कुछ पर्वत चोटियां। जैसे कि हमने पहली पर्वत चोटी है हमारी जो कि हमने त्रिपुरा हिल्स पढ़ी, दूसरी मिजो हिल्स या जो कि लुसाई हिल्स पढ़ी, तीसरी मणिपुर हिल्स या लैमटोल हिल्स पढ़ी, चौथी हमारी पटकोई ब्रूम और अगली बरेल श्रेणी और उसके अगली श्रेणी है जो कि पटकोई, सॉरी एक रह गई हमारी नागा हिल्स। ये हमारी जो कि पूर्वांचल हिमालय की पर्वत श्रेणी है। अब हम पूर्वांचल हिमालय के कुछ पठार देखते हैं। पठार आपके 1 या 2 इतने ही हैं। तो अब आप अगली हेडिंग डालो पूर्वांचल हिमालय के प्रमुख पठार। यानी कि आपके एक फायदा हो गया कि जो कि पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख पर्वत चोटियां हैं जो कि राज्य के नाम से ही है, जैसे नागा हिल्स, त्रिपुरा हिल्स, मिजो हिल्स, ये सब इसी प्रकार आपके पठार हैं। तो आप पहले हेडिंग डालिए कि पूर्वांचल हिमालय के प्रमुख पठार।
पठार में पहला पठार लिखिए, मेघालय का पठार या शिलोंग पठार। मेघालय का पठार, मेघालय की कैपिटल कौन सी है, शिलोंग या शिलोंग का पठार, शिलोंग पठार। अब इसको हम विस्तार से देखते हैं। पहले थोड़ा मैप बना लेते हैं। ये आपके ये आपके पश्चिमी बंगाल है। आप कुछ समझ गए होंगे। अब हम देखते हैं कि आपकी ये मेघालय, ये कुछ यहाँ पे आए और आपके यहाँ पे आपके हैं जो कि ये आपका क्या है, मेघालय है। और यहाँ पे आपके एक पहाड़ी पड़ती है, यहाँ पे आपका झारखंड है। झारखंड में एक पहाड़ी है, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ, राजमहल की पहाड़ियाँ। यहाँ पे आपका है झारखंड। झारखंड में आपके एक प्रमुख पर्वत चोटी है जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर। आपके छोटा नागपुर है जो कि झारखंड में, और आपके सीधा नागपुर है यानी ओनली नागपुर है जो कि आपके महाराष्ट्र में। अब आपको नोट लगा के आप ये सारी बातें लिख लो ताकि आपको आगे काम आए। हम जब आगे नदियों को पढ़ेंगे, हम आगे दक्षिणी प्रायद्वीपीय प्रदेश को पढ़ेंगे, तब आपके ये जो कि याद आने। यहाँ पे आपके झारखंड में छोटा नागपुर है, यहाँ पे राजमहल की पहाड़ियाँ है, यहाँ पे मेघालय है। अब हम देखते हैं कि जब ये भारत का दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार अफ्रीका से जुड़ता था, यानी अफ्रीका के साथ इनकी सीमा मिलती थी। जब हिमालय का निर्माण हुआ तब ये दक्षिणी प्रायद्वीप धीरे धीरे चल के भारत में यानी पर्वतीय क्षेत्र में आ गया, यानी हिमालय क्षेत्र में आ गया। पहले ये अफ्रीका का पार्ट हुआ करता था, फिर ये धीरे धीरे घसकते हिमालय की तरफ आ गया। तब ये राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, ये जो कि मेघालय के पठार से जुड़ती थी, लेकिन दक्षिणी प्रायद्वीप के पठार के आने से और जो कि हिमालय के बनने से ये अलग हो गया। तो ये हो गया आपका मेघालय का पठार, ये आपका मेघालय का पठार हो गया, जो कि आपके पहले क्या हुआ करता था, राजमहल की पहाड़ियां हुआ करती थी। राजमहल जो कि छोटा नागपुर का एक पार्ट है, और छोटा नागपुर आपके दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का एक पार्ट है। यानी सबसे बड़ा आपका जो कि सबसे छोटा है जो कि आपके मेघालय का पठार या शिलोंग पठार है, जो पहले राजमहल की पहाड़ियों का पार्ट हुआ करता था। फिर राजमहल की पहाड़ियाँ जो कि छोटा नागपुर का एक पार्ट हुआ करता था, और छोटा नागपुर है जो कि दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। यानी मूल रूप से देखा जाए तो ये मेघालय या शिलोंग का पठार है जो कि दक्षिणी प्रायद्वीप का एक भाग है। अब हम देखते हैं, हमने ये तो देख लिया कि ये अलग क्यों हुआ, हिमालय के बनने के कारण ये अलग हो गया। इसे हम कहते हैं राजमहल की पहाड़ियाँ। ये हो गया आपका मेघालय का पठार। इसके बीच का जो भाग है इसे हम कहते हैं भ्रंश। भ्रंश जो कोई दो भाग अलग हो जाए तो उसे भ्रंश कहते हैं। तो ये हो गया आपका मालदा भ्रंश। मालदा पश्चिमी बंगाल को एक जगह थी, इसलिए इसको मालदा भ्रंश कहते हैं। यह इसे राजमहल गारो गैप भी कहते हैं, राजमहल गारो गैप। अब आपको पता होना चाहिए भ्रंश दो चीजें अलग होती है, तो बीच के पार्ट को हम क्या कहते हैं, भ्रंश कहते हैं, या इसे हम राजमहल की पहाड़ियां भी कहते हैं। इस मेघालय के पठार पे, ये मान लो मेघालय का पठार है, यहाँ पे 3 पहाड़ियां और हैं, गारो, खासी और जयंतिया। गारो, खासी में जयंतिया। तो पहले हम इतना लिख लेते हैं, फिर हम आगे समझते हैं। तो आप पहली लाइन लिखो, पहली लाइन लिखो आप कि ये मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार है, ये दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का एक भाग है। यह पठार
दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार, जिसमें एक छोटा दक्षिणी प्रायद्वीपीय पठार का भी एक पार्ट है जिसे हम कहते हैं छोटा नागपुर का पठार। तो कोष्टक में लिख लीजिए छोटा नागपुर का पठार। छोटा नागपुर का पठार कहाँ है आपको मैंने अभी बताया आपको, जो कि आपके झारखंड में है, और ओनली नागपुर है जो कि आपके महाराष्ट्र में है। छोटा नागपुर का पठार का एक भाग है। फिर हमने देखा कि ये पठार है यानी मेघालय का पठार है, ये राजमहल की पहाड़ियों से अलग हुआ। तो एक लाइन ये भी लिखिए कि यह पठार राजमहल की पहाड़ियों से अलग हुआ। राजमहल की पहाड़ियों से अलग हुआ। अब अलग क्यों हुआ ये जानकारी मैंने आपको एकदम डिटेल से समझा दी। आप चाहो तो इसमें ऐड कर सकते हो, वरना आपके दिमाग में रह जाता है तो आप दिमाग में भी रख सकते हो कि पहाड़ियों से अलग हुआ है। यह पठार राजमहल की पहाड़ियों से अलग हुआ है। जिसका बीच का पार्ट है उसे हम कहते हैं, या तो इसे कहते हैं मालदा भ्रंश, या इसे हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। राजमहल गारो गैप भी इसे कहते हैं। इसका जो बीच का पार्ट है यानी मालदा भ्रंश या राजमहल गारो गैप है, जो कि गंगा नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से ये जो कि ये समतल हो गया है। जब हम नदियों को पढ़ेंगे तब हम इनको और विस्तार से पढ़ेंगे। एक बार आप सिर्फ यही लाइन लिख लीजिए कि मालदा भ्रंश है, जो मालदा भ्रंश है, मालदा भ्रंश है जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदी के अवसादों से भर गए, जो गंगा व ब्रह्मपुत्र नदियों के अवसादों से भर गए। अब हम देख लेते हैं कि छोटा नागपुर के पठार पे कौन कौन सी पहाड़ियां स्थित हैं। एक बार हम देखते हैं, एक बार हम जो कि थोड़ा डायग्राम से देखते हैं। ये आपने लिख लिया होगा, अब आप थोड़े डायग्राम पे आइए। आप डायग्राम बनाइए किसका, जो कि ये मान लो आपके जो कि मेघालय का पठार या शिलोंग का पठार है। यहाँ पे आपके क्या है, राजमहल की पहाड़ियाँ हैं, राजमहल की पहाड़ी, ये आपकी मेघालय का पठार है, मेघालय का पठार है। बीच के पार्ट को क्या कहते हैं, मालदा भ्रंश, मालदा भ्रंश, या इसे हम कहते हैं राजमहल गारो गैप। ये आप लिख लेना आप। अब हम देखते हैं कि मेघालय का पठार है, वहां पे तीन जो कि पर्वत चोटियां है। पहली है गारो, आप सिर्फ इमेज में गारो, खासी, जयंतिया, ये आपके जो कि तीन पर्वत श्रेणी है। कहाँ, मेघालय के पठार पे। नाम भी लिख लो आप, गारो, खासी और जयंतिया। ये कि जो कि कीपनुमा आकृति में है। यहाँ पे आपके जो कि बंगाल की खाड़ी है, बंगाल की खाड़ी में जब आपके पहले आप देखो कि इसकी तीन पर्वत चोटियां, गारो, खासी, जयंतिया,
ये नाम क्यों पड़ा? क्योंकि यहाँ क्षेत्र में रहने वाली जो कि जनजाति है वो इसी नाम से जानी जाती है। जैसे कि हमने मिसमी के पहाड़ियाँ पढ़ी, वहाँ पे मिसमी जनजाति के कारण उस क्षेत्र का मिसमी पहाड़ियाँ नाम पड़ गया। उसी प्रकार से यहाँ से गारो, खासी, जयंतिया जनजाति रहती है, इस कारण से इनका नाम ही यही पड़ गया। यहाँ पे एक कोयला क्षेत्र भी है, यहाँ की भाषा है वो भी यही है, गारो, खासी और जयंतिया। यहाँ पे दो भाषाएं बोली जाती है, गारो या बोडो। जब अब आप भारतीय संविधान पढ़ोगे तब आप देखोगे कि इसमें जो कि राज्य भाषाएं हैं उसमें जोड़ा गया है बोडो, डोगरी, मैथिली, संथाली। अब आप भारतीय संविधान में पढ़ोगे, आपकी पॉलिटी की क्लास चालू हो गई है, उसमें आप पढ़ोगे। अब हम देख रहे थे कि ये बंगाल की खाड़ी में जो कि मानसूनी हवाएं आती हैं वो इन पर्वत श्रेणी से टकराकर और यहाँ पे क्या कर देती है, बारिश कर देती है। इस कारण से यहाँ पे यानी जो कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में एक क्षेत्र पाया जाता है जिसे हम कहते हैं मोसिनराम। मोसिनराम यहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा जो कि बारिश होती है, यानी विश्व की सबसे ज्यादा बारिश होती है। और एक यहाँ पे इसके पास में एक क्षेत्र आता है जिसे हम कहते हैं चेरापूंजी। यहाँ पे विश्व की सबसे ज्यादा मतलब तेज बारिश होती है यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पे जो कि ये मानसूनी हवाएं ये पर्वतों की ओर तरफ चलती गई, पर्वतों की सहायता से ऊपर चढ़ती गई, वह यहाँ पे बारिश कर देती है। इसी कारण से चेरापूंजी में यहाँ पे सबसे ज्यादा है जो कि तीक्ष्ण वर्षा होती है, यानी सबसे ज्यादा तेज वर्षा है जो कि चेरापूंजी में होती है। और विश्व भर में सबसे ज्यादा बारिश है जो कि मोसिनराम में होती है। तो ये हम देखते हैं। फिर हम देखते हैं कि खासी पहाड़ी में एक प्रमुख श्रेणी है जिसका नाम है शिलोंग पहाड़ी, जिसकी लंबाई है 1963 मीटर। ये मेघालय या शिलोंग पठार की सबसे ऊंची पर्वत चोटी ये है 1963, जिसका नाम है शिलोंग पहाड़ी। तो ये सब हम देखते हैं, इनको लिखते भी हैं। लिखो आप कि मेघालय के पठार पर 3 प्रमुख पर्वत चोटियां हैं, गारो, खासी व जयंतिया। यहाँ पे जनजाति रहती है, इसी कारण से इसका नाम ही पड़ गया मेघालय के। या आप सीधे लिख लो, इस पठार पर 3 पर्वत श्रेणियां पाई जाती हैं, गारो, खासी और वह जयंतिया। जयंतिया पर्वत श्रेणी है, या पर्वत चोटियां भी लिख लो, पर्वत चोटियां। इस पर रहने वाली जनजाति भी, इसी नाम से, रहने वाली जनजाति भी इसी नाम से। या जैसे सबसे पश्चिम में कौन सी है, गारो है, उसके पूर्व में खासी और सबसे पूर्व में जयंतिया है। तो अब नेक्स्ट लाइन लिखो कि खासी पहाड़ी के दक्षिण में मोसिनराम क्षेत्र है, जहां विश्व में सबसे ज्यादा बारिश होती है, विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा वाला क्षेत्र ये आपको दिखाई तो दे रहा है, जहां विश्व में सबसे ज्यादा वर्षा होती है। और विश्व में सबसे तेज या तीक्ष्ण वर्षा कहां पे होती है, चेरापूंजी में। यानी ये जो कि चेरापूंजी है मोसिनराम के जस्ट पास में ही है। चेरापूंजी में विश्व की सबसे तेज
या तीक्ष्ण वर्षा होती है, तीक्ष्ण वर्षा होती है। इसकी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है यानी खासी पहाड़ी की, खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, खासी पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो कि शिलोंग पहाड़ी है। शिलोंग पहाड़ी है। इसकी जो कि हाइट है वो 1963 मीटर है, 63 मीटर है। यह मेघालय के पठार या शिलोंग के पठार की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, यही है। तो आप लिख लो कि यह जो कि शिलोंग के पठार की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, शिलोंग पठार की भी सबसे ऊंची पर्वत चोटी है, सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। अब हम देखते हैं कि गारो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है। गारो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जिसे हम कहते हैं नोकरेक, ये गारो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो आप नेक्स्ट लाइन लिखो कि गारो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी, गारो की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है जो है नोकरेक। ये गारो पहाड़ी की सबसे ऊंची पर्वत चोटी है। तो ये हो गया हमारा जो कि मेघालय का पठार या शिलोंग के पठार का एकदम विस्तार से हमने वर्णन कर लिया। तो आई होप आपको ये याद हो गया होगा। अगर आपको याद नहीं हुआ तो आप बार बार या तो इस वीडियो को देखना या ज़्यादा से ज़्यादा रिवाइज करना। तो हमारा एक पठार तो गया, एक छोटा सा पठार है जिसे हम कहते हैं करबी एंगलोंग का पठार, ये भी हम पढ़ लेते हैं। यानी दूसरा पठार की हेडिंग डालिए करबी एंगलोंग का पठार। तो आपको ये पठार है यानी मेघालय का पठार है, ये आपको एकदम जो कि अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो अगली हेडिंग डालिए करबी एंगलोंग का पठार, एकदम छोटा सा है, वो एक और पढ़ लेते हैं। अगली हेडिंग डालिए, 2 नंबर हो गया आपका, 2 नंबर हो गया करबी एंगलोंग का पठार। करबी एंगलोंग का पठार मेघालय का पठार हमारे मेघालय में था, नाम से पता चल रहा है। और आपके करबी एंगलोंग का पठार है जो कि असम में है, ये आप थोड़ा सा ध्यान में रखना। ये हमारा असम में है। अब हम देखते हैं कि ये वैसे देखा जाए तो ये जो कि मेघालय का पठार का एक पार्ट हुआ है, लेकिन ये यहाँ पे एक नदी निकलती है धनश्री नदी, उसके कारण ये अलग हो गया। जब हम नदियों को पढ़ेंगे तब हम धनश्री नदी को एकदम और विस्तार से पढ़ेंगे। और इसमें 2 प्रमुख चोटी है, जैसे एक तो है मिकिर की पहाड़ी और एक रेंगमा की पहाड़ी, बस इसमें इतना ही लिखने वाला है। तो चलिए लिखते हैं कि करबी एंगलोंग का पठार असम में, यह मेघालय का पठार का एक, मेघालय के पठार का एक भाग है जो कि धनश्री नदी के कारण अलग होता है, धनश्री नदी से अलग होता है। अलग होता है और इसमें 2 प्रमुख चोटियां है, पहली आपकी मिकिर की पहाड़ी, मिकिर की पहाड़ी, और दूसरी है रेंगमा की पहाड़ी। रेंगमा की पहाड़ी। तो ये आपका था जो कि करबी एंगलोंग का पठार जो कि असम में है,
ये इसका जो कि मेघालय के पठार का एक भाग है। ये धनसरी नदी के द्वारा अलग होता है। ये इसमें जो कि प्रमुख चोटियां हैं वो एक है, प्रमुख पहाड़ी है वो है मिकिर की पहाड़ी और रेंगमा की पहाड़ी। तो ये था हमारा जो कि हमने आज की क्लास में पूर्वांचल हिमालय की प्रमुख पर्व जो कि हमने प्रमुख हिल्स पढ़ लिए, प्रमुख पर्वत चोटियां पढ़ लिए और हमने प्रमुख पठार भी पढ़ लिए। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आज के आपके इस सेशन में कोई भी इश्यू हो तो आप हमारे कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करें और आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर ज्वाइन करें ताकि आपके कोई ये टॉपिक पूरा हो जाएगा, यानी आपके भौतिक प्रदेश वाला टॉपिक पूरा हो जाएगा, तब आपको इस टॉपिक की क्विज मिलेगी जिससे आप पता लगा सकते हो कि हमारा जो कि टॉपिक है वो कितना कवर है। तो आज की क्लास में हम इतना ही पढ़ेंगे। अगर आप चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए राधे राधे, जय हिंद।